तो ये समाज शास्त्र का जो हमारे फर्स्ट यूनिट थी ना, समाज शास्त्र का अर्थ प्रकृति परिप्रेक्ष्य, ये सभी हमने कल 2 वीडियो में ही पूरा कर लिया। आज हमारी मूलभूत अवधारणा यानी कि दूसरी यूनिट है। ये तो कुछ पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण अवधारणा यानी कि परिभाषा सिद्धांत वगैरह दिए होते हैं, फर्स्ट पेज पे वो है। बाकी फर्स्ट यूनिट ये थी। सेकंड है मूलभूत अवधारणाओं में कौन कौन से टॉपिक है, समाज, सामाजिक समूह, प्रशस्ति, भूमिका, सामाजिक परिवर्तन। तो आज का टॉपिक हमारा समाज और सामाजिक समूह होगा तो करेंगे, लेकिन समाज कर लेंगे, है ना, कोशिश करते हैं। ये देख सकते हो मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट और समाज यानी सोसाइटी। समाज क्या है क्या नहीं उसका देखें। ये अपनी बुक है और यहाँ से मैं आपको वही भी बता रही हूँ और कलाम के नोट्स तो बताऊंगी ही। यहाँ से जो पूछे गए थे सवाल थे ना, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, 2010 में आया हुआ, 2016 में, ये 2017 में आया हुआ है। और ये सभी है सेकंड ग्रेड में जितने आए हुए पर्सन, सिर्फ समाज से रिलेटेड, कौन से, समाज टॉपिक से। ये आप देख सकते हो समाज, मैंने कहा कुछ कलाम नोट्स भी देखेंगे और उसको 2 पेज के वो भी दिखा दूंगी मैं आपको। तो समाज शास्त्र में समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। हमारे आपसे रिलेटेड होते हैं ना, नातेदारी वगैरह, रिश्तेदार, परिवार वगैरह, वो सभी हैं। और कुछ पर्सन मैंने यहाँ मेंशन भी किए 2024-22 में आए हुए हैं। इसी कारण मैकाइवर पेज ने कहा था समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, लेकिन 2024 में इसको घुमा के दिया है कि समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है। ये 2024 में दिया और 2017 में तो यही परिभाषा आई थी। रॉबर्ट बी लिस्टिन के अनुसार समाज सामाजिक प्रशस्तियों का जाल है, और ये फर्स्ट ग्रेड समाज शास्त्र का जो सोशोलॉजी होता है ना, उसके अंदर 2025 में आया तक। समाज कोई मूर्त संरचना नहीं है, बल्कि यह तो एक अमूर्त अवधारणा है जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है ना, अनुभव ही किया जा सकता है। इसको क्या देख सकते हैं हम, समाज को देख नहीं सकते, उसके साथ रहते हैं, करते हैं, वो इस अमूर्त रिश्ते होते हैं। इसी कारण न्यूटन ने कहा समाज एक वस्तु नहीं है बल्कि संबंध स्थापित करने की व्यवस्था है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। समाज शास्त्र में समाज से तात्पर्य मानव समाज से लिया गया, जिसमें सहयोग और संघर्ष दोनों पाया गया। तो समाज में क्या क्या पाया जाता है, सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं, और संबंध भी स्थापित करने की जो व्यवस्था है वो वस्तु नहीं है, ये कहा है न्यूटन ने। उसके बाद एक समाज की कुछ परिभाषाएं हम देखते हैं। एक समाज शास्त्र में समाज में मिलती जुलती अवधारणा एक समाज है जो वास्तव में व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें एक विशिष्ट प्रकार की संस्कृति होती हैं जो कभी कभी क्षेत्र आधारित हो सकती हैं, यानी कि एक क्षेत्र में रहने वाले एक क्षेत्रीय आधार भी हो सकते हैं, और क्षेत्र का नाम भी रखा जाता है। जिस तरह हमारे जो आसपास में होते हैं ना, जैसे गांव तो अलग हैं, वो समाज हैं या समूह हैं, लेकिन आसपास में जो खेतों में रहते हैं ना, खेतों का नाम अलग है, कहीं दोरा वाला है, कहीं कुछ बड़ा वाला है, कोई छोटा वाला है, यानी कि कुछ ढाणियाँ वगैरह नाम लिखा होता है, तो उसको क्षेत्र वगैरह के आधार भी नाम जाना जाता है। एक समाज में उदाहरण यानी कि मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी भी हो सकते हैं ना, ये भाषाई आधार पर मान सकते हैं हम। समाज और एक समाज में अंतर है। एक समाज का एक भाग है, ये समाज का भाग है, न कि अलग से एक है। एक समाज का भाग नहीं है, लेकिन समाज का भाग है एक समाज की अपेक्षा समाज अधिक व्यापक अवधारणा है। समाज एक समाज है ना, ये मूर्त है, जबकि समाज अमूर्त होता है। एक समाज क्षेत्र विशेष में समिति है, जबकि समाज किसी क्षेत्र में बंधा हुआ नहीं होता है। समाज किसी में बंधा हुआ नहीं होता है। एक समाज सरल अवधारणा है, जबकि समाज एक जटिल अवधारणा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। समाज और समूह में क्या अंतर है, तो समाज और समूह व्यक्ति का एक प्रकार का संग्रह है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों की अवस्था है। समूह एक कृत्रिम संरचना है। समूह एक कृत्रिम संरचना ही होती है जो बनाई जाती है ना। हम स्वयं सहायता समूह भी ले लो, ये कृत्रिम है, हमने सबने मिलकर बनाया हुआ है। कुछ संगठन है, कुछ संस्थाएं हैं ना, उस तरह से जिसका निर्माण किया जाता है, जबकि समाज एक प्राकृतिक व्यवस्था है, उसका निर्माण स्वतः होता रहता है, वो जो सदियों से चलता आ रहा है। जैसे कि अल्फ्रेड हमने पढ़ा था, डेल थे, स्पेंगलर, यूजीसी नेट में कुछ मैंने पढ़ाया था यहाँ। इस तरह से समूह एक कृत्रिम संरचना है, ये बता दिया। समूह की अवस्था ऐच्छिक होती है, जबकि समाज की सदस्य अनिवार्य है। समूह के सदस्य है ना जो ऐच्छिक होती है, हम चाहे उसके अंदर रहे नहीं रहे, लेकिन समाज में रहना अनिवार्य है, नहीं तो ना हम रीति रिवाज, परंपराओं, रूढ़ियों, जो भी होगी, लोक रीतियाँ वगैरह, उससे अनभिज्ञ हो जाएंगे, और हम समाज के बिना कुछ कर भी नहीं सकते। चाहे कितने भी कलेक्टर, चाहे आरपीएस, यानी कि चाहे हम राष्ट्रपति बन लेना, लेकिन हमारे पारिवारिक जो परंपराएं होती है ना, वो हमें निभानी ही पड़ती हैं, कहीं जाओ आप। समूह विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, जबकि समाज सामान्य उद्देश्य के लिए अस्तित्व में आया। समूह मुख्य रूप से सहयोग का उदाहरण है। समूह ना एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जबकि समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों पाया जाता है। मैंने कहा समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है। समूह अस्थायी है, जबकि समाज स्थायी है। समूह अवस्थित होते हैं, जबकि समाज को अवस्थित किया जाता है। समुदाय में भी देखेंगे हम। एक समुदाय व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर साथ रहते हैं और किसी सामान्य उद्देश्य के लिए
समूह का निर्माण किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, संगठित हुए हैं और अपना संपूर्ण जीवन इस क्षेत्र विशेष में व्यतीत करते हैं। जैसे गांव, कस्बा, शहर, ये समूह का उदाहरण है। जो हम गांव में रहते हैं ना, ये समूह का उदाहरण है। और समिति, संघ और संगठन। समाज शास्त्र में समिति विचारक पूर्व बनाया गया एक समूह है जिसमें एक और अनेक उद्देश्य होते हैं, जिसकी एक कार्यकारिणी भी होती है। किसकी? समिति, संघ या संगठन की। और क्या होते हैं इसके अंदर? देखो, समिति, समूह जिसके, ये मैंने यहाँ पढ़ा लिया आपको, कार्यकारिणी होती है। समिति के उदाहरणों में परिवार आता है ना समिति में, महाविद्यालय, व्यावसायिक संगठन, मजदूर संघ, राजनीतिक दल, ये सभी समिति में आते हैं ना। याद रखना, समिति और संस्था से बहुत से प्रश्न अब की भी फर्स्ट ग्रेड में भी आए हैं और सेकंड ग्रेड में भी आ चुके हैं। तो समिति आपको देखेंगे, राजनीतिक जो दल होते हैं ना, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस वगैरह जो भी है, और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, चाहे वो कहते हैं ना उसके केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, बालिका विश्वविद्यालय हो, लेकिन आते ही समिति के उदाहरण। व्यावसायिक संगठन, चाहे किसी भी संगठन का हो, ग्रेनाइट का हो, पत्थरों का हो, पेड़ों का हो, यानी कि पानी, नदियों वगैरह जितने भी होते हैं ना, ठेके वगैरह, सब। मजदूर संघ भी होते हैं, यूनियन संघ कहते हैं। संस्था नियमों की एक अवस्था है जिसमें उद्देश्य समिति का संचालन करना है। संस्था नियमों की व्यवस्था है जिसका उद्देश्य क्या होता है? समिति को संचालन करने वाली क्या होती है? एक संस्था होती है। जैसे परिवार रूपी समिति के संचालन के विवाह एक संस्था है। तो विवाह क्या है? एक संस्था है। परिवार क्या है? समिति। उसको चलाने के लिए विवाह बहुत जरूरी है। अगर विवाह होगा तो ही तो परिवार आगे बढ़ेगा। समाज के प्रकार और समाज की विकास की अवस्थाएं। ऑगस्ट काम्टे ने काम्टे के अनुसार समाज की विकास की 3 अवस्थाएं बताई थी, और ये फर्स्ट ग्रेड अभी आया जून में 2025 में। तीनों दी थी, एक दूसरी अलग दी थी, जिसके अंदर धार्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक। ये किसने बताई थी समाज की 3 अवस्थाएं? ऑगस्ट काम्टे ने। याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, और अब की बार शायद मुझे लगता है 100% आप इसको लगा दें, सेकंड ग्रेड में आएगा। इनमें से धार्मिक अवस्था में समाज की धार्मिक मान्यता और ईश्वर विचार का विकास 3 चरणों में हुआ। जो ईश्वर का जो विकास हुआ ना, वो 3 चरणों में हुआ। जीवित, सत्तावाद, बहुदेववाद और अद्वैतवाद में। एक टॉनिस के अनुसार है ना, एफ टॉनिस ने भी जो संस्था बताई वो देखेंगे। एफ टॉनिस के अनुसार जो समाज है ना, प्रकार बताए थे समाज के 2 है, गेमनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट। ये अभी 2023 में भी आया शायद प्रश्न। हाँ सॉरी, 2022 में आया हुआ है, गेमनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट। टॉनिस का मानना था कि गेमनसॉफ्ट में आत्मीयता और प्रेम भाव पाया जाता है, गेमनसॉफ्ट में है ना, और इसी कारण यह औपचारिक संबंधों पर आधारित होता है। एफ टॉनिस ने इसे समुदाय कहा है, किसे? गेमनसॉफ्ट को। टॉनिस ने गेसेलसॉफ्ट, गेसल ये ल है और ये स है, गेसेलसॉफ्ट को शहरीकरण का परिणाम बताया, जिसमें लोगों के मध्य आत्मीयता से रहित औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। इसके अंदर जो निकट होते हैं ना, वो रिश्ते नहीं होते, खूनी रिश्ते वगैरह जैसे होते हैं। तो गेमनसॉफ्ट है ना, ये गेमनसॉफ्ट ये होता है आत्मीयता, प्रेमता से रिश्ते, अप्राथमिक रिश्ते कह सकते हो हम। और गेसेलसॉफ्ट में शहरीकरण परिणाम, जो हमारे औद्योगिकरण के साथ नगरीकरण का विकास हुआ ना, बाहर गए लोग, तो उनके साथ ये रिश्ते होते हैं। तो देखो, ये आप उसके अंदर अंतर भी देखोगे, 2022 में आ चुका है, सेकंड ग्रेड में आ चुका है। गेमनसॉफ्ट ग्रामीण जीवन, गेसेलसॉफ्ट शहरी संस्कृति। सामाजिक परिवर्तन की गति इसके अंदर धीमी होती है, जो ग्रामीण लोग होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र होती है, जो शहरी लोगों में तीव्र होगी। प्रदत्त प्रशस्ति अधिक होती है, अर्जित प्रशस्ति अधिक होती है। यहाँ धन कमाने के बाद आप सेठ जी बने हो, और यहाँ पर आपको खानदानी में मिली हुई, विरासत में मिली हुई है। अनौपचारिक संबंध होते हैं, यहाँ औपचारिक संबंध होते हैं। सामुदायिकता अधिक भावना पाई जाती है, जो ग्रामीण में होते हैं ना, सामुदायिकता का अभाव पाया जाता है। मॉर्गन के अनुसार समाज का विकास तथा प्रकार। मॉर्गन ने तकनीक के आधार पर समाज के विकास के 3 चरण स्वीकार किए। मॉर्गन ने, कौन थे? मॉर्गन ने। तो आदिम जो जंगली समाज है उसके लिए उन्होंने कहा, मॉर्गन ने क्या कहा? इस अवस्था में मानव फल आदि प्राकृतिक वस्तुओं को खाकर जीवित रहा, और बाद में उसने कुछ ऐसे उपकरण बनाए जिससे माध्यम से जानवरों का शिकार करने लगा। जो आदिम और जंगली समाज है उसका जो बताया है मॉर्गन ने, है ना। फिर उन्होंने दूसरा कहा है बर्बर। इस युग में व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हुआ। व्यक्ति पशुपालन व कृषि का कार्य करने लगा, और मिश्रित धातुओं, विभिन्न धातुओं को गलाकर उसका कार्य किया, यानी कि धातुएं बनाकर उसके उपकरण या हथियार वगैरह बनाने शुरू किए, जिसे कहते हैं बर्बर समाज। तो 3 चरण बताए इसने। पहला बताया जंगली और आदम, और दूसरा बर्बर, ये मॉर्गन ने बताए थे, प्राकृतिक आधार पे, है ना। तीसरा जो इन्होंने समाज बताया वो सभ्य अवस्था। इस अवस्था में शिक्षा का प्रारंभ हुआ और विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ। तो 3 प्रकार के उन्होंने बता दिए, बर्बर, जंगली और
सभ्य समाज। दुर्खिम के अनुसार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 2010 2013 दो बार आया परीक्षा में। दुर्खिम के अनुसार समाज, दुर्खिम के अनुसार ऐसे समाज यांत्रिक एकता पाई जाती हैं, ऐसे समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है, वे सरल तथा श्रम विभाजन होता है, स्थानीय धर्म का प्रभाव होता है तथा आत्मीयता तथा लगाव पाया जाता है, उसे प्राचीन समाजों की अन्य विशेषता सम्मिलित है। इन्होंने यांत्रिक समाज के रूप में जो विशेषता बताई है वो बताई। यांत्रिक समाज किसने दिया था? दुर्खिम ने दिया है। दो प्रकार बताए उन्होंने, एक तो यांत्रिक और एक सावयवी। अब हम यांत्रिक पढ़ेंगे फिर सावयवी पढ़ेंगे। दो प्रकार के जो समाज बताए हैं वो दुर्खिम ने बताए हैं। इसके अंदर सामूहिक चेतना, इसका अर्थ है कि यदि कोई बाहरी जो व्यक्ति है यांत्रिक समाज यांत्रिक समाज के किसी एक सदस्य का विश्वास पर आक्षेप लगाता है, यानी कि उस पर आरोप लगाता है, तो इसे उस संपूर्ण समाज के विरुद्ध समझा जाएगा। यानी कि सामूहिक चेतना होती है। समाज के अंदर कोई रीति तोड़ता है, कोई उसके अनुसार, जैसे कि हम आजकल तो वो ऐसा ही होता है, एक दूसरे को समाज से बाहर भी किया जाता है, लेकिन समाज वाले वो नियम पहले वाले नहीं रहे। अगर वो कुछ गलत करता है तो उसको बाहर किया जाता है, किसी के साथ धोखा भी करता है, कोई लव मैरिज कर लेती है, अपने यहाँ से छोड़ के बाहर चली जाती है, तो वो उसको क्या करेगा? पूरा समाज विरोध करेगा और उसके घर कोई नहीं जाएगा, उससे सारे रिश्ते सारे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आने वाले वक्त में सब एक हो जाते हैं। दमनकारी कानून, यांत्रिक समाज में पाए जाने वाले इस कानून का उद्देश्य अपराधी को उस प्रकार दंडित करना जिससे नुकसान की क्षतिपूर्ति करवाई जा सके। अगर उसने, दमनकारी कानून ये होता है कि उसने अगर कुछ गलत किया तो तुम पहले कैसे कहते हैं, दंड भरो। अभी भी पंचायत बैठती हैं और कहते हैं इतना दंड भरो, और तुम समाज के अंदर हो, तुमने गलती की है, माफ़ी मांगो। ये होता है ना, तो होता है ऐसा। ये होता है दमनकारी कानून, दंडित करना और उसे नुकसान की क्षतिपूर्ति करवाई जा सके। शक्ति की उपेक्षा समाज का अधिक महत्व, यांत्रिक समाजों में समाज प्राथमिक या मुख्य होता है तथा शक्ति का महत्व गौण और द्वितीयक होता है। यहाँ शक्ति मान्य नहीं रखती है ना, शक्ति मान्य नहीं रखती। यांत्रिक समाजों में प्राथमिक या मुख्य होता है और महत्व है, शक्ति का जो महत्व है गौण और द्वितीयक होता है। पूरे समाज की जो भावनाएं होती है, कोई एक मात्र के पास शक्ति नहीं होती। भेदभाव का अभाव, इन समाजों में समाज के सभी सदस्यों का सम्मान समझा जाता है और इस प्रकार भेदभाव रहित होते हैं, किंतु इनमें भी महिला तथा पुरुष के मध्य आयु के आधार पर जोर और देश के वंश के आधार पर भेदभाव तो किया जाता है। ये तो हमने देखा है, भेदभाव तो कहते हैं नहीं होता, लेकिन होता है। लड़की और लड़के में भेदभाव तो कानून ने माना है, लेकिन समाज में आज भी होता है। हम देखते हैं आंखों से, और विडम्बना है ये हमारे समाज की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है ना। हम तो खुद देखे हैं, लड़की और लड़कों में भेद भी देखा है। और तू महिला है, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, मर्द होता है, ऐसी कुछ बातें कई बार सुनने को मिलती हैं। आचार संहिता, इन समाजों में समाज में अस्थिरता के और एकता बनाए रखने के लिए कुछ मौखिक नियम बनाए जाते हैं, जो रीति रिवाज परंपराओं के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। जो आचार संहिता, यानी कि 5 भाग उन्होंने बताए। जो यांत्रिक समाज की जो विशेषताएं उन्होंने बताई है दुर्खिम ने। अब जो दुर्खिम ने दी दूसरी जो विशेषता बताई, सावयवी समाज। इसके अनुसार ऐसे समाज जिसके सदस्यों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है, जिसका कारण है कि उस समाजों में अत्यधिक श्रम विभाजन पाया जाता है और कार्य विशेषीकरण पाया जाता है। ये कार्य के आधार पर होता है, न कि समाज के जो रीति रिवाज संबंधों के अनुसार या परंपराओं के अनुसार नहीं होता। जो सावयवी समाज है, इस समाज की विशेषता सामूहिक प्रतिनिधान। सावयवी समाज में सदस्यों में एक कृत्रिम एकता का भार पाया जाता है और इसके कारण कुछ समाज विशेषताओं का निर्माण होता है, जिन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में प्रकट किया जाता है। सामूहिक प्रतिकारी कानून, ऐसे कानूनों के माध्यम से प्रतिकारी जो कानून है, ऐसे कानूनों के माध्यम से अपराधी को अपराधी को दंड देने पर अधिक बल नहीं दिया जाता, बल्कि कानूनों का उद्देश्य समाज की अव्यवस्था को दूर करने के और कानून का शासन स्थापित करना होता है। ये कानून के अनुसार चलता है। जो सावयवी है, सरकार के अनुसार ही चलेगा। इसमें व्यक्ति विशेष की कोई भूमिका नहीं होती। यहाँ पंच वगैरह नहीं होते या दंड वगैरह नहीं दिया जाता। ये अगर सामाजिक जो होते हैं ना संबंधों के आधार पर, और अब है दोनों के बीच में जो भेद है, भेदभाव से रहित होता है यांत्रिक समाज, जबकि सावयवी समाज भेदभाव युक्त विभेदीकरण, व्यक्तिगत का अभाव, व्यक्ति में अधिक एक स्वतंत्रता पाई जाती है। सावयवी समाज में यहाँ अभाव होता है व्यक्तिवाद का, एक व्यक्ति का नहीं होता हित, यहाँ पूरे समाज का हित होता है। भेदभाव नहीं होता, यहाँ भेदभाव युक्त और विभेदीकरण भी होता है। नैतिकता की अधिक महत्व होता है। अनुबंध पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट आपको, जो आपने अगर गलती की है, आपके लिए सीधा पुलिस बदलाई जाएगी ना, कि किसी समाज के बड़े व्यक्ति के पास या परिवार के बड़े व्यक्ति के पास जाया जाएगा, और वहाँ जाके पुलिस और कानून के जरिए आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेके, हाँ मैंने माफ़ कर लिया, या इतना इतना हुआ और मेरे साथ ये हुआ, फिर राजीनामा होता है, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट।
और उसके बाद है सदस्यों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं, यहाँ अप्रत्यक्ष है, एक दूसरे को इतने नहीं जानते। सेवार्थ से रहित, यहाँ सेवार्थ से रहित है, जबकि यहाँ स्वार्थ सहित, यहाँ अपना स्वार्थ तो नहीं होता, पूरे समाज का होता है, यहाँ स्वार्थ होता है, व्यक्तिगत हित होता है। उसके बाद है हर्बर्ट स्पेंसर। अब हम पढ़ेंगे हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाज के प्रकार और विकास। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाज विकास सरल से जटिल की दिशा कर होता है। प्रथम दृष्टिकोण में ये 4 प्रकार का विभाजन किया है इन्होंने। कितना किया है? 4 प्रकार का। ये अभी एग्जाम में मैं पूरे एग्जाम के प्रश्न देखती हूँ, लेकिन डेट मुझे याद नहीं रहती, लेकिन ये प्रश्न आया है कि हर्बर्ट स्पेंसर के जो समाज के प्रकार बताए इनमें से कौन सा नहीं है। तो उसके अंदर सरल दिया था, मिश्रित दिया था, दोहरे दिया था, एक और तीसरा दिया था, वो मुझे याद नहीं, लेकिन प्रश्न जरूर आया है। तो सरल समाज ये आदिम और जनजाति समाज थे जिनमें से भेदभाव का अभाव था। सरल श्रम विभाजन पाए जाते, बिल्कुल सरल ही श्रम विभाजन होता था पहले ज़माने में। और फिर मिश्रित समाज, जब सरल समाजों के नए विचार परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे मिश्रित समाज कहते हैं। सब मिल जाते हैं एक दूसरे के अंदर, है ना, पहले जो नियम थे वो और नए नियम और बनाए जाते हैं उस तरह से। दोहरे मिश्रित समाज, जब मिश्रित समाजों में इतने नए विचार आ जाते हैं कि समाज में परंपरा का स्थान परिवर्तन ले ले तो उसे दोहरे समाज कहते हैं। नई नई परंपराओं का जो विचार होता है वो है। उसके बाद है तिहरे समाज। इन समाजों में तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं और इन्हें ही आधुनिक समाज कहते हैं। तिहरे समाज है ना उसे। तो 4 प्रकार दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों का। और उसके बाद है द्वितीय दृष्टिकोण के विभाजन। पहले दृष्टिकोण में हर्बर्ट स्पेंसर ने 2 दृष्टिकोण दिए। तो पहले दृष्टिकोण में उन्होंने 4 विभाजन दिया और दूसरे दृष्टिकोण में उन्होंने 2 प्रकार बताए समाज के, है ना। कौन से बताए थे उन्होंने? 2 प्रकार। एक तो सैनिक, युद्ध, कबीला या आदिम समाज, और दूसरा है औद्योगिक समाज। तो औद्योगिक समाज भी हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। यहाँ हम देखेंगे सैनिक, युद्ध सा, कबीला, आदिम समाज। इन समाजों में युद्ध की प्रवृत्ति पाई जाती है और इनके सदस्यों को समाज में लक्ष्य प्राप्ति में अनिवार्यता सहयोग देना पड़ता है और कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता है। इसमें सदस्यों पर कठोर नियंत्रण पाया जाता है। ये पहले ज़माने में होता था, सब मिलकर लड़ाइयाँ लड़ते थे अगर अपने गांव पे किसी का हमला हो जाता था तो इन्होंने कहा आदिम समाज या कबीलाई समाज। इन समाजों में शक्ति को अधिक महत्व दिया जाता था। हमारे पास शक्ति है तो हमने इस पर अधिकार कर लिया और ये सारा हमारा साम्राज्य विस्तार हो गया। पहले जो मुगलों के टाइम में, राजा और महाराजों के टाइम में एक दूसरे को जीत के उस पर शासन किया जाता था ना, तो उसका प्रकार बताया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। औद्योगिक समाज, ऐसे समाजों में सदस्यों के मध्य ऐच्छिक सहयोग पाया जाता है और सामाजिक नियंत्रण का अभाव होता है। श्रम विभाजन की व्यवस्था पाई जाती है। सामाजिक नियंत्रण का तो अभाव है और श्रम विभाजन की व्यवस्था पाई जाती है। औद्योगिक समाज, दुर्खिम ने यांत्रिक और सावयवी 2 समाज माने, ये 2017 में आया। हर्बर्ट स्पेंसर ने सावयवी सिद्धांत संरचना प्रारूप के आधार पर समाज का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने भी सावयवी और सिद्धांत संरचना या प्रारूप के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया था। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के प्रकार तथा विकास। कार्ल मार्क्स ने आदिम समाज, आदिम साम्यवादी समाज ये दिए थे। कितने प्रकार बताए क्या नहीं वो देखेंगे। फिर एशियाई समाज, फिर प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज, यह ना 5 बताए। हमने पढ़ा है कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के प्रकार व विकास। इसके अंदर हम देखेंगे 5 प्रकार मैंने बता दिए जो बताए हैं किसने? कार्ल मार्क्स ने। आदिम समाज, आदिम साम्यवादी समाज, यह एक सरल समाज है जिसमें श्रम विभाजन की अत्यधिक सरल होता है और समाज में भेदभाव नहीं पाया जाता। ये तो हमने देख ही रहे, कब से पढ़ा है, जहाँ जहाँ पढ़ा है समाज, आदिम समाज। इन समाजों में समानता पाई जाती थी, इसी कारण इसे साम्यवादी समाज कहा जाता है। एशियाई समाज, कार्ल मार्क्स ने भारत को एशियाई समाज माना जिसमें राजाओं के नियंत्रण में किसान कृषि का कार्य करते थे, ये बता दिया। प्राचीन समाज, यह ऐसे समाज जिसमें उत्पादन प्रणाली विकसित हो चुकी थी और पशुपालन का महत्व बढ़ गया था। इसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता था, यह है प्राचीन समाज। इस समाज के उदाहरण में कार्ल मार्क्स ने यूनानी और रोमन साम्राज्य को स्वीकार किया जो प्राचीन समाज में, ये भी इंपॉर्टेंट है, लगा देना आप। सामंतवादी समाज, कार्ल मार्क्स ने सामंतवादी समाज के रूप में जापान और यूरोप के कुछ ऐसे देशों को स्वीकार किया जिसमें समाजों में राजा और किसानों के मध्य सामंत वर्ग होता था। पूंजीवादी समाज, ऐसे समाजों का उदय औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ जो समाज के 2 विरोधी वर्ग विभाजित हुआ, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक और सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग को बर्जुआ वर्ग कहा जाता है। श्रमिक और सर्वहारा वर्ग अलग था, 2 वर्गों में बांटा। जो पूंजीपति समाज थे ना उनको 2 वर्गों में बांटा। बर्जुआ फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मध्यम वर्ग, है ना। ये किसका है वर्गीकरण? कार्ल मार्क्स का है। उसने 5 प्रकार बताए, आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज।
अब कुछ अन्य समाज के अन्य प्रकार भी पढ़ लेते हैं। समाज के अन्य प्रकार। समाज सामान्य दृष्टिकोण में समाज के प्रकार। परंपरागत समाज तर्क की उपेक्षा धर्म को अधिक महत्व। सभ्य समाज में प्रदत्त परिस्थितियों को अधिक महत्व, ये भी सही है। सामाजिक गतिशीलता से रहित। सामाजिक गतिशीलता की धीमी गति होती है। सामाजिक गतिशीलता से रहित या सामाजिक गतिशीलता की धीमी गति परंपरागत समाज में पाई जाती है। इन समाजों में रूढ़िवादिता को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसके कारण ये समाज में तकनीकी विकास को पिछड़ जाते हैं। जो परंपरागत समाज होते हैं वो तर्क की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व देते हैं, प्रदत्त परिस्थिति को अधिक महत्व देते हैं। परंपरागत समाज भाग्यवाद से को अधिक महत्व देते हैं और प्रथाओं और परंपराओं से संचालित होते हैं। ये परंपरागत समाज। दूसरा है मुक्त समाज। कौन सा है, अब हम देखेंगे। ये जो समाज है, मुक्त समाज। मुक्त समाज ऐसे समाज तर्क, कानून, तकनीकी, सामाजिक गतिशीलता, अर्जित प्रशस्ति, क्रमवाद पर आधारित होते हैं। ऐसे समाजों में ज्ञान, शिक्षा और योग्यता को अधिक महत्व देते हैं। ये मुक्त समाज को आधुनिक समाज भी कह सकते हैं हम। परंपरागत समाज जो प्राचीन हमें धर्म, परंपराओं, रीढ़ियों, रीतियों, परंपराओं से माना जाता था। आदिम समाज मार्गन, कार्ल मार्क्स वर्णित समाजों के अनुसार ही है। तो मार्गन और कार्ल मार्क्स ने भी आदिम समाज की परिभाषा दी है। रॉबर्ट रेडफील्ड। आदिम समाज ऐसे समाज है जो साहित्य, कला, विज्ञान और आध्यात्मक से रहित होते हैं। आदिम समाज। वर्तमान में यह समाज अस्तित्व में नहीं है। कौन सा, ये जो आदिम समाज है। ये रॉबर्ट फील्ड ने इसकी परिभाषा भी दी हुई है और ये परीक्षा में शायद आया हुआ है। सभ्य समाज, यह ऐसे समाज होते हैं जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान, आध्यात्मक और कार्य विश्लेषण की विशेषता पाई जाती है। ये सभ्य समाज। जनजातीय समाज, ऐसे समाज होते हैं जिनके सदस्य और एक भाषा बोलते हैं। जिनके सदस्य होते हैं ना, एक भाषा बोलते हैं, जो एक वंश का मूल होने का दावा करते हैं और विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं तथा इनके द्वारा शिकार, प्राकृतिक भोजन संग्रह का कार्य किया जाता है। ऐसे समाजों में प्राकृतिक सत्ताओं को ईश्वरीय शक्ति माना जाता है और टोटमवाद कहते हैं। ऐसे समाज जादू टोने में विश्वास करते हैं, जो जनजातीय समाज होते हैं। मैं जल्दी आपको सिर्फ यही समझना कि मैं नोट्स ही दे रही हूँ। MCQ तो शायद नेक्स्ट पार्ट में करूँगी। जितना जल्दी हो सके समाज टॉपिक को पूरा करना है। कर्षक समाज, ये जो है ना कुछ समाजों के अन्य प्रकार है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ऐसे समाज जो कि भूमि का नियंत्रण रखता हो और कृषि का कार्य करता हो, जो जनजातीय समाज से अधिक विकसित होते हैं, उसे कर्षक समाज कहा गया। औद्योगिक समाज, सेंट साइमन के अनुसार औद्योगिक और पूर्व औद्योगिक दोनों प्रकार के समाजों का वर्णन किया था। किसने, सेंट साइमन ने। जिन्हें समाज भाषा में कर्षक समाज कहा जाता है और कृषि प्रकार प्रदान होते हैं, सेंट साइमन पूर्व औद्योगिक समाज कहते हैं। जिस समाज में भाषा में कर्षक समाज कहा जाता है और जो कृषि प्रदान होते हैं ना, उसे सेंट साइमन ने पूर्व औद्योगिक कहा है। हर्बर्ट स्पेंसर ने पूर्व औद्योगिक समाजों को सैनिक समाज कहा है। तो हर्बर्ट स्पेंसर का हमने अभी पढ़ा है। जहाँ मुझे मोस्ट लग रहा है ना, मैं इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ। सेंट साइमन के अनुसार मशीनों की सहायता से अधिकतम उत्पादन करने वाले समाज औद्योगिक समाज हैं। उत्तर औद्योगिक समाज। 1971 में डैनियल बेल ने अपनी पुस्तक द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ज्ञान तथा तकनीकी से मुक्त समाज को उत्तर औद्योगिक समाज दाव दिया। तो आपको पूर्व औद्योगिक, औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक तीनों के नाम याद रखना है ना। ये जो डैनियल बेल की जो पुस्तक है ना, आपको दिखिए ना, ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर औद्योगिक काल में। और औद्योगिक समाज किसने दिए थे, औद्योगिक और पूर्व औद्योगिक सेंट साइमन ने दिए थे। और यहाँ हमने देखे हर्बर्ट स्पेंसर ने भी पूर्व औद्योगिक समाजों को सैनिक समाज कहा है ना, वो पूर्व औद्योगिक समाज है। और औद्योगिक इन समाजों में समाज में वर्ग से विभाजन का आधार ज्ञान व तकनीक होता है। उत्तर औद्योगिक समाज में उत्पादन लोगों की आवश्यकता, रुचि और मांग पर आधारित होता है। इस प्रकार इसमें विशाल मात्रा में उत्पादन आवश्यक नहीं। इसके विपरीत औद्योगिक समाज में अधिक उत्पादन बल देता है। जितना माल अधिक होगा उतने ही पैसे अधिक आएंगे, जो औद्योगिक समाज से रिलेटेड है। उत्तर औद्योगिक समाजों में मशीनों का उपयोग अधिकतम होता है और मशीनों के उपयोग में कारण ही ऐसे समाजों में शारीरिक श्रम के स्थान पर मानसिक श्रम अधिक महत्वपूर्ण रखता है। ये औद्योगिक समाजों की जो है, इन समाजों में वस्तुओं को उत्पादन की अपेक्षा सेवाओं पर अधिक विस्तार होगा, क्योंकि इन समाजों में मनुष्य का अकेलापन बढ़ जाता है। काम अधिक होगा, पैसे अगर अधिक मिलेंगे तो काम अधिक ही करना पड़ेगा, अधिक पड़ेगा तो मनुष्य को अकेला रहना ही पड़ेगा, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। इन समाजों में वस्तुओं की उत्पादनता की अपेक्षा सेवाओं पर अधिक विस्तार होगा, क्योंकि अकेलापन बढ़ जाए। इन समाजों में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाए। हाँ, आपको पैसे मिल जाएंगे तो सभी सुख सुविधाएं तो मिल जाएगी, लेकिन आपको अकेला तो रहना ही पड़ेगा। समाज की प्रमुख परिभाषाएं। मैकाइवर पे सामाजिक संबंधों की ऐसी व्यवस्था जिसमें द्वारा हम रहते हैं, ये दी थी। मैकाइवर पे समाज कार्य पार्टियों, कार्य विधियों, पारस्परिक सहयोग और समूहों में श्रेणियों, मानवीय व्यवहार, नियंत्रण, संगठन, स्वतंत्रता की अवस्था है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मैकाइवर पेज की जो ये पुस्तक है, रॉबर्ट बी डिस्टिस, सोसाइटी इन द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोसाइटी इन द नेटवर्क ऑफ सोशल स्टेटस,
है ना। ये दोनों रॉबर्ट बिस्टेट की पुस्तक, और ये पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पुस्तकों को याद रखना। टॉलर पार्सन समाज मानवीय संबंधों की जटिल व्यवस्था है जो सभ्य साधन और साधन संबंधों के यानी कि एंड मीन्स रिलेशनशिप के द्वारा कार्य करती हैं, जो यथार्थ रियल में प्रतीकात्मक इनकी सिंबल को हो सकता है। ये भी परिभाषा है। गिडिंग समाज एक संगठन है, ये 2018 में परिभाषा आ चुकी है। सेकंड ग्रेड में औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहायता देने के लिए व्यक्ति परस्पर पर संबंधों के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन ये परिभाषा 2018 में सेकंड ग्रेड में आई थी, लेकिन अभी जून 2025 में जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ ना, वहाँ फर्स्ट ग्रेड का समाजशास्त्र में वो वापस से रिपीट हुई है, यही परिभाषा आई है गिडिंग्स की। और एक आई है ये है ना वो कर्मबद्ध अध्ययन, जो समाजशास्त्र कर्मबद्ध अध्ययन व्याख्या वर्णन करता है ना, वो भी गिडिंग्स की है। तो ये दोनों परिभाषा है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी। समाज को समूह के रूप में परिभाषित करने वाले विधान कौन कौन है? जॉर्ज सिमेल, रॉल्फ लिटन, गिन्सबर्ग, चेलफाइल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी थोड़ा सा रहा है समाज टॉपिक पूरा। और जॉर्ज सिमेल, समाज व्यक्तियों का समूह है जो अंत क्रिया के माध्यम से पारस्परिक संबंधित हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी परिभाषा। और उसके बाद है समाज की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ हम देखेंगे मैकाइवर पेज के अनुसार 7 विशेषताएं बताई, रीति रिवाज। और ये आया है 2025 जून में एग्जाम में आया है सोशोलॉजी में, तो हो सकता है हमारे सेकंड ग्रेड में वापस आ जाए। कार्य प्रणाली, सत्ता प्राधिकता और पारस्परिक सहयोग, समूह विश्राम, मानवीय व्यवहार का नियंत्रण, स्वतंत्रता, 7 प्रकार की विशेषताएं मैकाइवर पेज की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, रट लेना। ये है समूह जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन थोड़ी सी अभी एक आधा पेज ये रह चुका है, इतना ही पेज रहा है, ये हम पढ़ ले समाज का। मैकाइवर और पेज ने समाज की 3 शर्तों का पालन अति आवश्यक बताया। शक्तियों की बहुलता, सामाजिक संबंध, सामाजिक अंतक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी व्यक्तियों की बहुलता है ना, सॉरी मैंने शक्तियों का पूछा है, व्यक्तियों के। और ये तीनों फर्स्ट ग्रेड में अभी दी, और उसके अंदर एक शक्ति टॉपिक दिया था, लेकिन शक्ति नहीं था, ये भी आया था, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और समाज की सामान्य विशेषताएं, पारस्परिक जागरूकता, समाज अमूर्त होता है, समाज समानता और असमानता दोनों से युक्त है, किंतु समानता अधिक पाई जाती है, सहयोग तथा संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। समाज में अंत निर्भरता पाई जाती है, समाज गत्यात्मक होता है, एक जटिलता की ओर बढ़ता रहता है। समाज का संबंध केवल मानव से ही नहीं अपितु समाजशास्त्र से भी है। ये तो पेज पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट, इसको रट लेना, ये परीक्षा में आएगा। मैं भी इंपॉर्टेंट करती जा रही हूँ जो मुझे वापस से पढ़ना है। और नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे समूह और समाज के जो पूर्व एग्जाम में आए हुए पर्सन वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।